हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट करें क्लास। वेदांत, पिछली क्लास में क्या हुआ था तेरे को? सर डॉक्टर के गया हुआ था। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? तो खांसी जुकाम ज्यादा हो गई थी। सब ठीक है ना अब? हाँ सर। हैं? हाँ सर सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कल्स एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर है ये, आफ्टर स्ट्रेट लाइन। अब डेफिनेशन तो सर्कल्स का सभी लोग जानते ही हैं कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट its distance from a fixed point is always constant or fixed. The fixed point is known as the center of the circle and the fixed distance is known as the radius of the circle. तो इसी से हम इक्वेशन निकालेंगे सर्कल का। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स निकालेंगे। देखो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन मैथ्स, इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है सब्जेक्ट, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको पिछली चीजें नहीं आती हैं तो आगे वाली चीजें समझने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी आएगी। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों को बोलता हूँ, हर चीज को अच्छी तरह से पढ़ो और ध्यान से एकदम रेगुलर रखो अपने आप को। तो हम इक्वेशंस निकाल रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सबसे पहला इक्वेशन निकाल रहे हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो h, k गिवन है। सेंटर इज h, k and radius is r. Radius is r. This is a moving point P which is having the coordinates x, y. अब रिकॉल करो लोकस, इक्वेशन ऑफ द लोकस या लोकस। जो कर्व होता है उसको तो हम लोकस बोलते हैं, लेकिन जो इक्वेशन आती है उस कर्व की उसको हम इक्वेशन ऑफ द लोकस बोलते हैं। फिर ये भी मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में कि लोकस से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका इक्वेशन होता है, क्योंकि अगर हमें इक्वेशन पता है तो हम उसका कर्व ड्रॉ कर सकते हैं एज एंड व्हेन वी वांट। बट अगर कर्व पता हो तो इक्वेशन को निकालना इतना आसान काम नहीं होता है। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। इक्वेशन का मतलब फिर से रिकॉल करवा रहा हूं कि जो भी पॉइंट हम लेते हैं, मूविंग पॉइंट जिसका लोकस निकालना होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेते हैं, जनरली एक्स और वाई लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक्स और वाई ऑलरेडी काम आ रहा है तो हम एक्स और वाई की जगह एच, के भी ले लेते हैं, या एच, के भी अगर कहीं काम आ रहा है तो पी, क्यू ले लेते हैं। जो भी हमारे पास अवेलेबल हो इजीली वो लेते हैं। फिर उसके बाद जो गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकालते हैं, एल्जेब्रिकल रिलेशनशिप। वो एल्जेब्रिक रिलेशनशिप ही उस लोकस का इक्वेशन होता है। दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें और ऐड हो जाएंगी। ओके, सो देयरफॉर यहां से देखो, ये हमें गिवन है कि सेंटर h, k है, ये हमें गिवन है कि रेडियस r है। रिलेशनशिप अपने को x और y में निकालना है। ओके, सो देयरफॉर x माइनस h का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू r। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया
तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. This is the equation of a circle having the center at h comma k and radius is r. Okay, x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square is the equation of a circle having the center at h comma k and radius is equal to r. This is what we wanted to have. First equation. Second equation. सपोज करते हैं, इसी का एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं जो काफी काम आता है, कि सर्कल का सेंटर हमने ओरिजिन ले लिया, सर्कल का सेंटर हमने ओरिजिन ले लिया और रेडियस को a सपोज कर लिया. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, r से रिप्रेजेंट करो, a से रिप्रेजेंट करो या किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करो, इट डजंट मैटर. तो उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, सेंटर h भी 0 हो गया, k भी 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर की जगह ए स्क्वायर, आर की जगह ए डाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू ए. थर्ड निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल में निकाल रहा हूं. तो उसमें देखो कुछ पर्टिकुलर केसेस लेना चाह रहा हूं मैं इसमें. ओके, देखो कैसे. सपोज करें कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल, और सेंटर मैंने h कॉमा k ले लिया. अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहां सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये रेडियस ही हो जाएगा. और वैसे इसका y कोऑर्डिनेट k है, तो रेडियस का वैल्यू कितना हुआ, कौन बताएगा. रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर h, हाँ क्या k, किसकी आवाज है, आर्यम. अच्छा, तेरी भी आवाज इतनी अजीब क्यों आ रही है. हाँ, के रेडियस हो जाएगा, सही बोल रहे हैं क्या. और एक बार सोच ले, और कोई बताएगा. नहीं, सबको के ही लग रहा है क्या, के इज द रेडियस, कंफर्म है क्या. यहां से यहां तक के हो गया इसलिए ऐसा. अगर सर्कल में नीचे बना देता तो आर्यम, सर्कल का रेडियस मॉड ऑफ के होगा. तो फिर अब जब मैंने बोला हिंट दिया तब याद आया है. मैंने बोला ना तुम लोगों को प्रिसीजन लाना ही सबसे डिफिकल्ट काम है मैथ्स में. ये जो तुम 90% पे सेटिस्फाई हो जाते हो ना सीखने में, वहीं पे गड़बड़ करते हो. और कई बार मैंने तुम लोगों को समझाया भी है, हर सब्जेक्ट में वैसे ये ट्रू है, लेकिन मैथ्स में स्पेशली बहुत ही ज्यादा है. 0 से 90% तक का जो लर्निंग होता है, इसमें जितना टाइम और मेहनत करनी पड़ती है, 90 से 100% जाने में कम से कम 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, मिनिमम बता रहा हूं. समटाइम्स इट मे बी 10 टाइम्स. ओके, बहुत लोग तो 90 तक ही नहीं जाते, वो तो वैसे 50 में ही हाथ पैर उनके फूल जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं, तो वो तो बात ही अलग है. पर जो लोग 90 तक पहुंच जाते हैं वो यहीं पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, अरे बहुत हो गया यार, अब क्या है, पास तो हो ही जाएंगे. बट लर्निंग में जो लेक्यूना है वो यहाँ पर होता है, और इस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है.
सो ट्राई टू फिल दिस गैप, 90 से 100% वाला गैप ये बहुत कम लोग फिल कर पाते हैं, और इसीलिए इतने कम लोगों का सिलेक्शन या इतने कम लोग आगे पहुंच पाते हैं, क्योंकि जो लोग ये गैप फिल करते हैं वही पहुंच पाएंगे आगे। आगे समझ में? सो देयरफॉर इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस चीज का इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं होने वाला है, बट फिर भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, रेडियस इज नॉट के बट मॉड ऑफ के। के कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए मॉड के आना चाहिए वहां पर। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड के का स्क्वायर, जिसको हम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई बोलता है कि मैं के लिखूंगा तब भी इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, बट द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, दैट इज द डिफरेंस। जैसे हम आंसर ले आते हैं कुछ जुगाड़ लगा लगू के, वैसा सिचुएशन हो गया। So if the circle touches the x-axis at some point, then the equation of the circle will be x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to k square हो जाएगा। क्या इस इक्वेशन में चारों केस आ गए क्या? क्योंकि मैंने सिर्फ ये बोला है कि एक्स एक्सिस को टच करना है, ये तो बोला नहीं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। कहीं पे भी हो सकता है, सर्कल यहां भी हो सकता है, सर्कल नीचे भी हो सकता है, सर्कल इधर भी हो सकता है, सर्कल इधर भी हो सकता है। तो क्या इसमें चारों केसेस इन्वॉल्व हो गए क्या? अगर मैं कोई बोलता है कि लेट अस सपोज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्स एक्सिस इज दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को चारों केसेस जो भी मैंने सपोजिशन किया उसमें चारों केसेस हो जाने चाहिए, आ जाने चाहिए। तो क्या इसमें चारों केसेस इन्वॉल्व हो गए हैं, इंक्लूड हो गए हैं, आ गए हैं, ये सोचना है। व्हाट डू यू थिंक? इस वाली इक्वेशन में चारों केसेस आ गए क्या? या कोई मॉडिफिकेशन करना है? यस नो कुछ तो बोल सकते हो, और नहीं आ रहा है तो वो भी बोल सकते हो। फिर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, और कोई कुछ कहेगा? इसमें चारों केसेस इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि मैंने एच और के का साइन नहीं बताया है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि एच और के पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एच और के दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस आ गया, एच और के दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला सर्कल आ गया, एच पॉजिटिव के नेगेटिव तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केस हो जाएगा, और एच नेगेटिव के पॉजिटिव तो ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला केस हो गया। सो ऑल द फोर केसेस आर इंक्लूडेड हियर, सो वी डू नॉट हैव टू राइट एनी अदर थिंग। If there is a circle which touches the y-axis, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखने वाले हैं? h कॉमा के सेंटर हो गया, बोलो क्या लिखें इक्वेशन? इस बार रेडियस क्या हो जाएगा? mod of h. मॉड ऑफ H. करेक्ट। देयरफॉर सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर मॉड h का स्क्वायर विच इज h स्क्वायर। अगेन आई एम आस्किंग यू,
Are all the four circles included in this? Excuse me. Okay, yes. So x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर. क्या इसमें चारों केसेस इंक्लूड हो गए हैं? यस सर. हो गए, क्योंकि इसमें भी वही सिचुएशन है. h और k दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आ गया, दोनों नेगेटिव हो गए तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला आ गया. h नेगेटिव k पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, h पॉजिटिव k नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केस इंक्लूड हो गया. So all the four cases are included in this equation. There is no other case left here. Next, ऐसा सर्कल का इक्वेशन जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, दोनों को ही टच कर रहा है इस बार सर्कल. इस तरह से मैंने कोई सर्कल बनाया, ठीक है, ये दोनों एक्सिस को ही टच कर रहा है इस बार. So center is suppose h, h. दोनों से डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों सेम होंगे. So obviously the radius will be mod of h. Therefore सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर. k की जगह भी h ही बन गया, h ही आ गया, mod h का स्क्वायर which is same as h square. This is the equation of the circle which touches all the, I mean both the axis, x axis as well as y axis. Now again I am asking you, क्या इसमें भी चारों केस इन्वॉल्व हो गए हैं इस इक्वेशन में? Yes, sir. किसकी आवाज है? Tia. टिया, बता कैसे चारों केस इन्वॉल्व हो गए? चारों केस आ गए क्या इसमें, इंक्लूड हो गए क्या? हाँ सर, h की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव स्पेसिफाई नहीं करा. तो लेना किसने मना किया तुझे? H पॉजिटिव होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? फर्स्ट. और H नेगेटिव हुआ तो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? थर्ड. यस सर, वो सारे नहीं आए, एक दो केस बच गए. तो फिर क्या मतलब निकला? तब तक तो नेगेटिव आ चुका ना, नेगेटिव नंबर आ चुके हैं तब तक, बिना Yes, सोचे sir. बोला ना. फिर ऐसा थोड़ी है कि पिछले दो केसेस में वैसा ही चल रहा था तो इसमें भी बोल दो हाँ हो गया. ये ऐसे ही तो गलती होती है मैथ्स में, और होता क्या है, इसमें दो ही केस आ रहे हैं. अगर H पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हो जाएगा, H नेगेटिव हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला केस आएगा. आया समझ में? इसमें चारों केसेस इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है. हाँ मैं बना सकता हूं चारों केसेस को, अगर मैं थोड़ा सा इसको इंप्रूव करूं इक्वेशन को. इफ आई राइट द इक्वेशन टू बी x प्लस माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर. अगर मैंने ऐसे लिख दिया इक्वेशन को तो इसमें चारों केसेस पॉसिबल आ गए, क्योंकि इसमें सेंटर देखो क्या होगा, एक बार तो h, h हो जाएगा और एक बार जो सेंटर है वो होगा, यहाँ पे माइनस आना चाहिए तो माइनस को h के साथ ले लो, माइनस h, h. समझ में आ गया क्या? Yes, sir.
अरे सेंटर समझ में आ गया क्या? माइनस एच कोमा एच कैसे हुआ? यस नो तो बोलो। नो सर, हाँ, नहीं आया। नहीं आया? हाँ, तेरे को तो 10th क्लास वाले बच्चों की तरह पढ़ाना चाहिए कि पुट कर दे 0 तब आएगा तुझे समझ में सेंटर। आर्यम कब इंप्रूव करेगा यार? अबे x माइनस एच का होल स्क्वायर की जगह अगर मैं x प्लस एच का होल स्क्वायर ले रहा हूं तो यहाँ पे सेंटर क्या हुआ? अरे माइनस आना माइनस चाहिए, एच। उसकी जगह मैंने प्लस लिख दिया। हाँ, तो ये क्या इतना क्या सोचने में क्या नर्सरी के बच्चों की तरह काम करता है? यहाँ माइनस है तो ये माइनस एच अपने आप हो गया ना। ये भी ऐसे लिख के बताना पड़ेगा कि बार बार? तो फिर तो सेंटर या तो h कोमा एच हो गया या माइनस एच कोमा एच हो गया। अब अगर h पॉजिटिव है तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, h पॉजिटिव है ध्यान रखना है, तो ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। h अगर नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। h नेगेटिव है तो ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो सारे केसेस इंक्लूड हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस इधर लगाओ, कहीं पे भी एक जगह लगा सकते हो। y के साथ में भी प्लस माइनस लगा सकते हो, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और आई कैन राइट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस एच का होल स्क्वायर इज एच स्क्वायर। इसमें सेंटर हो जाएगा h कॉमा एच या फिर h कॉमा माइनस एच। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन अगर हम सपोज करते हैं तो चारों सर्कल इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में ऑल 4 सर्कल्स आर नॉट इंक्लूडेड। आगे क्या समझ में? यस सर। करूं प्रोसीड? यस सर। So, equation of a circle touching both the axes can be written in the form of this: x minus h whole square plus y minus h whole square is equal to h square। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसमें केवल 2 ही सर्कल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इक्वेशन को जिससे कि हम ऑल द 4 केसेस को इंक्लूड कर लें। तो वो हो जाएगा x प्लस माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे तो हमारे पास चारों सर्कल्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सिक्स्थ, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passing through the origin and making alpha and beta intercept on the x-axis and y-axis respectively। ऐसे एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है मुझे। ओरिजिन से पास हो रहा है, अल्फा इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, बीटा इंटरसेप्ट बना रहा है वाई एक्सिस के ऊपर। तो इस वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए मुझे। आगे समझ में यहां तक? लेट अस सी। अगर मैं यहां सेंटर चूज करता हूं, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड विल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th या 10th में। ऐसे ही इधर भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाला अल्फा बाई 2 हो गया कॉर्ड का लेंथ, ये वाला बीटा बाई 2 हो गया कॉर्ड का लेंथ। ये बीटा बाई 2 है तो ये भी बीटा बाई 2 आ जाएगा। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट अल्फा बाई 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट बीटा बाई 2 हो गया।
ये सेंटर निकाल दिया हमने। रेडियस, यहां से रेडियस निकालेंगे। इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज हो गया, सो रूट ऑफ अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाई 4, बीटा बाई 2 का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाई 4, ये रेडियस आ गया। अब हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो x माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से एक्स स्क्वायर आएगा, इधर से वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर से माइनस का अल्फा इंटू एक्स आएगा, माइनस बीटा इंटू वाई आएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द सेंटर at alpha by 2 comma beta by 2 and radius root alpha square by 4 plus beta square by 4, because the circle intersect circle make the intercepts alpha and beta on the x-axis and y-axis and passes through the origin. Next, seventh, बोलो सब क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? अगर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करोगे तो आगे जाके फंसने वाले हो पक्का, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। इसलिए द कॉन्सेप्ट शुड बी 100% क्लियर। सबको आगे यहां तक समझ में? यस सर। नेक्स्ट वाला फॉर्म लूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन हम जानते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अब इसी फॉर्म को एक नए फॉर्म में हम लिखने वाले हैं। देखो कैसे, ओपन करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर यहां आ गया, वाई स्क्वायर ये वाला मिल जाएगा मुझे, माइनस का 2hx मिलेगा, माइनस का 2ky मिलेगा, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 0। सिंप्लीफाई करके मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया टर्म्स को। देखते हैं क्या हो रहा है। माइनस 2h इज ए कांस्टेंट, तो इसको मैं एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देता हूं 2g। हमारी इच्छा है हम किसी भी चीज को किसी से भी रिप्रेजेंट करें, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। एंड माइनस 2k को हमने एक नया कांस्टेंट 2f से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस पूरे क्वांटिटी को मैंने, क्योंकि पूरा कांस्टेंट है तो इसको मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल डिराइव हो गया। अगर सर्कल की इक्वेशन इस वाली फॉर्म में है तो इसका सेंटर और रेडियस मुझे लिखना है।
तो वो हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे जो ओरिजिनल सर्कल लिया था उसका सेंटर h, k है और रेडियस r है, उसी को तो हमने इस फॉर्म में लिखा है। तो यहां से देखो 2g का वैल्यू -2h है, तो h का वैल्यू -g हो गया। सिमिलरली -2k का वैल्यू 2f है, तो k का वैल्यू -f हो गया। तो सर्कल का, ओरिजिनल सर्कल का जो सेंटर था वो h, k है, h का वैल्यू -g आ रहा है, k का वैल्यू -f आ रहा है। देयरफॉर सर्कल का सेंटर हो गया -g, -f। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा रही है तो सारी चीजें एक दूसरे में कन्वर्टिबल होती हैं, बस पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है तो इसका सेंटर -g -f हो जाएगा। रेडियस यहां से निकालूंगा मैं। ओके, c इज इक्वल टू है, इधर लिख के बता रहा हूं, c इज इक्वल टू h² + k² - r² है। r² को इधर ट्रांसफर करो तो h² + k² - c हो गया। h का वैल्यू -g है, तो -g का होल स्क्वायर यानी g²। k का वैल्यू -f है, -f का स्क्वायर यानी f² - c, और रूट ले लेंगे। तो रेडियस ऑफ द सर्कल, इस वाले सर्कल का रेडियस हमने डिराइव कर लिया √g² + f² - c। This is the radius of the circle. So if the equation of the circle is x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, then the center is -g -f, radius is √g² + f² - c। बोलो आगे के समझ में? यस सर। करूं फिर प्रोसीड? यस सर। अब 2-3 चीजें ध्यान रखनी है स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन में ध्यान रखना है कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 1 है। अगर x² और y² का कोफिशिएंट 1 1 नहीं है तो 1 1 बनाना है। दैट मींस x² और y² का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, तो 1 1 बन जाएगा। x² और y² का कोफिशिएंट 1 1 बनने के बाद जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम 2g बोलते हैं। x² और y² का कोफिशिएंट 1 1 बनाने के बाद जो y का कोफिशिएंट होता है उसको 2f बोलते हैं। x² y² का कोफिशिएंट 1 1 बनाने के बाद जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद ही सेंटर जो है वो -g -f होगा, यानी x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली y के कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव लेना है, वो सेंटर हो जाएगा। एंड रेडियस का वैल्यू होगा √g² + f² - c, दैट इज x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म will give you the radius. This is the standard equation of a circle. बोलो अगर समझ में आ गया हो तो। Sure? यस सर। Now 8th, इसी से मिलता जुलता लिख रहा हूं एक और इक्वेशन।
जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। कुछ लोग इसको भी जनरल इक्वेशन बोल देते हैं ऊपर वाली को, कोई बात नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं जो लिख रहा हूं वो एक्चुअली जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन लिख रहा हूं। हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं जितने भी कर्व्स, वो सारे के सारे सेक्शंस ऑफ अ कोन है, यानी स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दे आर ऑल सेक्शंस ऑफ अ कोन, डबल कोन, इसलिए इनको कॉनिक सेक्शन बोला जाता है। कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं पहले। कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। देखो ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मैंने a से रिप्रेजेंट किया है, x इंटू वाई के कोफिशिएंट को 2h से रिप्रेजेंट किया है, y स्क्वायर के कोफिशिएंट को b से रिप्रेजेंट किया है, x के कोफिशिएंट को 2g से रिप्रेजेंट किया है, y के कोफिशिएंट को 2f से रिप्रेजेंट किया है, और कांस्टेंट टर्म को c से रिप्रेजेंट किया है। नाउ सम ऑफ यू माइट बी आस्किंग कि इनको भी हम h, g और f से ही रिप्रेजेंट कर दें, 2h, 2g एंड 2f क्यों लिख रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसको h, उसको g, उसको f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर जो भी रिजल्ट्स हमारे पास बनेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। we will not be able to remember them conveniently। इसीलिए इनको 2h, 2g, 2f से रिप्रेजेंट किया गया, जिससे कि हम जो रिजल्ट्स निकालने वाले हैं वो कन्वीनियंट हो जाएं, कन्वीनियंट एंड इजी टू रिमेंबर हो जाएं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को b से रिप्रेजेंट किया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 2h, यानी कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2h से रिप्रेजेंट किया है, x के कोफिशिएंट को 2g से रिप्रेजेंट किया है, y के कोफिशिएंट को 2f से रिप्रेजेंट किया है, और कांस्टेंट टर्म को हमने c से रिप्रेजेंट किया है। ओके, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, अब थोड़ा सा सोचना शुरू करो, सोचे बिना मैथ्स नहीं समझ में आता है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों और हमें कोई सेकंड डिग्री की इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो उसमें पॉसिबल टर्म्स कौन कौन सी आएंगी? एक्स स्क्वायर का टर्म आ सकता है, x इंटू वाई का टर्म आ सकता है, क्योंकि दोनों वेरिएबल है तो डिग्री 2 हो गया। वाई स्क्वायर का टर्म आ सकता है, वो भी 2 डिग्री का हो गया। फिर सिंगल डिग्री वाली टर्म्स हो सकती हैं, यानी x की टर्म हो सकती है, फिर y की टर्म हो सकती है, और बचा जिसमें कि x और y दोनों ही नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, 0 डिग्री का टर्म। तो अगर मुझे सेकंड डिग्री की इक्वेशन लिखनी है x और y में, तो 0 डिग्री की टर्म होनी चाहिए, वो c हो गया। x का कोफिशिएंट x की टर्म होनी चाहिए, वो 2gx है। y की टर्म होनी चाहिए, वो 2fy है। x इंटू वाई की टर्म होनी चाहिए, वो 2hxy है। एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, वो ax स्क्वायर है। y स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, वो by स्क्वायर है। That's why we call this equation to be the general form of the equation of second degree in terms of x and y। आगे समझ में? ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जितने भी कर्व्स हम लोग पढ़ रहे हैं,
यानी कॉनिक सेक्शंस, every conic section will be represented by this equation or vice versa. This equation will always represent a conic section. Correct? जितने भी conic sections हम पढ़ रहे हैं वो सबके सब इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, या ये वाला इक्वेशन हमेशा एक कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा हुआ है, तो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा? ऑफ कोर्स, टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस, द कंडीशंस among the constants will be different. अलग अलग कंडीशंस आ जाएंगी कांस्टेंट्स के बीच में, तो ये अलग अलग कॉनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर देगा। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के लिए देखो, ए का वैल्यू 0 होना चाहिए, एच का वैल्यू 0 होना चाहिए और बी का वैल्यू 0 होना चाहिए। ए, एच, बी तीनों अगर 0 हो गए तो हमारे पास केवल एक लीनियर इक्वेशन बनेगी 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, which will always represent a straight line. आगे समझ में? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो सर्कल्स के बाद जो चैप्टर आएगा कॉनिक सेक्शन उसमें पढ़ेंगे हम लोग। उसमें भी एक और कंडीशन आ जाएगी जिससे हम बताएंगे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां हम सर्कल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पर ये इक्वेशन बार बार काम आएगी। पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, सब जगह मैं इसका यूज करने वाला हूं, इसलिए ये इक्वेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह से, इसीलिए इतना डिटेल में समझाया मैंने। ओके, नाउ ये इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, वो लिख रहा हूं कंडीशन, विल रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ, ये देखो सर्कल की इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन इस इक्वेशन में कब चेंज होगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। विल रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ a is equal to b and h is equal to 0. अगर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए, ए और बी दोनों इक्वल हो गए और h का वैल्यू 0 हो गया, तो मैंने क्लेम किया कि ये जो इक्वेशन है वो सर्कल को हमेशा रिप्रेजेंट करेगी। कोई बता सकता है क्यों? यस, एनीवन? नहीं? देखो कैसे, अगर a इज इक्वल टू बी हो गया तो मैं b की जगह भी a लिख देता हूं, तो दिस इंप्लाइज ए एक्स स्क्वायर, h की जगह 0 डाल दिया, ये 0 हो गया, खत्म हो गया, प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0, इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। इक्वेशन को रटना नहीं है, फॉर्म को समझना है इक्वेशन की। अब पूरी इक्वेशन को मैंने a से डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2f बाई ए मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का सेम फॉर्म है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है वो भी है, वाई का कोफिशिएंट है वो भी है, कांस्टेंट टर्म है वो भी है।
हो गया सर्कल। ठीक है, अब अगर मुझे इस वाली इक्वेशन के लिए सेंटर और रेडियस लिखना हो तो क्या लिखूंगा? इस इक्वेशन के लिए सेंटर बताओ, इसका सेंटर कौन बताएगा? माइनस जी हाँ, बाई ए, माइनस, माइनस जी बाई ए करेक्ट, एंड माइनस एफ बाई ए। करेक्ट। जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ ऑन एंड नेगेटिव, माइनस जी बाई ए हो गया, माइनस एफ बाई ए हो गया, करेक्ट। रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, g बाई ए का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, f बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस कांस्टेंट टर्म यानी c बाई ए, राइट। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए इंटू सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आएगा, उसको मैं रूट से बाहर निकाल देता हूं, होल डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे पास रेडियस आ गया इस सर्कल का। इस इक्वेशन, अगर हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं तो इस सर्कल के लिए हमारे पास ये सेंटर हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा। देखो समझ में आया क्या? यस सर। करूं प्रोसीड? नाइन्थ, दो फॉर्म्स और बची हैं, नाइन्थ एंड टेंथ। इनफैक्ट एक और ले लेते हैं, 11 हो जाएगी। नाइन्थ पहले ले रहा हूं, डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या मतलब है इस फॉर्म का? इस फॉर्म का मतलब है कि आपको सर्कल के किसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, ए यानी x1 y1, b means x2 y2, end points of the diameter of a circle are given to you. ठीक है, और हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ x1 y1 एंड x2 y2। अब इसका एक तरीका तो यह है कि मैं सेंटर निकालूं यहां पे, जो कि इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, फिर सेंटर से किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लूं तो रेडियस आ जाएगा। सेंटर और रेडियस आते ही सर्कल की इक्वेशन डिराइव हो जाती है हमारे पास में। लेकिन ये वाला मेथड काफी लेंदी हो जाएगा, तो वी यूज अनदर अप्रोच विच इज वेरी वेरी सिंपल अप्रोच। हमें सर्कल की इक्वेशन निकालने का मतलब है कि एक पॉइंट का लोकस निकालना है जो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, यानी इक्वेशन ऑफ द लोकस जो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, यानी इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम में लेते हैं। तो इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि इक्वेशन ऑफ द लोकस। तो मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x और y सपोज कर लिए। तो मेरा टारगेट है कि x और y में रिलेशनशिप डेवलप करना such that P point is lying on this circle with the given things. What are the given things? That A and B are the endpoints of the diameter of a circle. तो कैसे निकालेंगे? देखो x और y में रिलेशनशिप, P से मैंने A को ज्वाइन किया, P से मैंने B को ज्वाइन किया, ये एंगल 90 डिग्री आ गया।
करेक्ट, क्योंकि diameter will always subtend 90-degree angle at any point on the circumference. इसका स्लोप निकालेंगे तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, दिस इज m1. इसका स्लोप निकालेंगे तो वो m2 हो जाएगा, y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2. m1 into m2 is equal to -1. Since m1 into m2 is -1, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इंप्लाइज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज -1. इन दोनों को उधर ले जाओ माइनस के साथ में, फिर इधर ट्रांसफर कर दो तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन डिराइव हो गई x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 is equal to 0. This is the equation of the circle having x1 y1 and x2 y2 as the coordinates of the end points of a diameter of the circle. बोलो आगे क्या समझ में? Yes, sir. This is how we find the diameter form of the equation of a circle. So diameter form of the equation of a circle हो जाएगा x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0, where x1 y1 and x2 y2 are the coordinates of the end points of a diameter of a circle, of the circle. 10th, निकालेंगे. Parametric form of the equation of a circle. Parametric form of the equation of a circle. पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए मैंने तुम लोग को बताया था सर, स्ट्रेट लाइन में भी समझाया था. अगर हम x और y दोनों वेरिएबल्स को एक नए वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो उस वेरिएबल को हम पैरामीटर बोलते हैं एंड इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं. जैसे अगर मैंने सर्कल का इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी वो मैं समझा रहा हूं. इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है, तो ये वाला सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा हमारा. सेंटर यहां पर हो गया ओरिजिन, रेडियस इज ए. Okay, now consider any point P on the circle having the coordinates x, y. कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने सर्कल के ऊपर, तो फिर क्या होगा, यहां से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इससे इसको ज्वाइन किया, ये भी रेडियस हो जाएगा ए सर्कल का. And suppose this angle is theta. Angle made by the line OP with the x-axis is say suppose theta. ये थीटा हो गया. अब ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, तो x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस थीटा. x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस थीटा
एंड y अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x का वैल्यू मैंने डिराइव कर दिया a cos थीटा एंड y का वैल्यू मैंने डिराइव किया a साइन थीटा। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं इस वाले सर्कल की। इसमें पैरामीटर कौन क्या है बताओ? पैरामीटर क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा, यस, थीटा इज द पैरामीटर हियर, क्योंकि थीटा विल कीप ऑन चेंजिंग। अगर हम पॉइंट को चेंज करेंगे तो थीटा चेंज हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट को यहां ले लूंगा तो थीटा कुछ और होगा, यहां लेंगे तो थीटा कुछ और होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। So theta is the parameter here and these equations are known as the parametric equations of the circle, of this circle। ध्यान रखना है, ठीक है। थीटा का मीनिंग भी पता होना चाहिए। थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन OP with the x axis। So if the equation of the circle is x square plus y square is equal to a square, then its parametric equations are x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta। Of course these are the parametric equations where theta is the parameter and theta is the angle made by the line OP with the x axis। सपोज मैंने इक्वेशन को चेंज किया, मैंने लिखा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे मैंने इक्वेशन ऑफ द सर्कल यूज किया ये वाला। तो अब इसका मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकालना है। देखते हैं, h और k सेंटर हो गया, जो कि कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड होने की वजह से ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है, इसलिए अपन इस क्वाड्रेंट में बना देते हैं, दो इट इज नॉट नेसेसरी। ये h, k आ गया सेंटर। आगे समझ में? एनी पॉइंट P here having the coordinates x, y which is on the circle, रेडियस इज r, तो ये रेडियस r हो गया, करेक्ट। x और y यहां पर आएंगे पूरे। x का मतलब ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट और y का मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, ऐसे। से दिस एंगल इज थीटा। h का मतलब ये वाला हो गया और k का मतलब ये वाला हो जाएगा, यहां से यहां तक का। क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड दिस। ये वाला निकालते हैं, ये वाला। दिस अपॉन r इज इक्वल टू cos थीटा, सो दिस इज r cos थीटा। ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ r cos थीटा आ गया, r cos थीटा। सिमिलरली this upon r is equal to sin theta, so this is r sin theta। therefore x coordinate यहां से यहां तक का x will be equal to h plus r cos theta। तो x का वैल्यू आ जाएगा h plus r cos theta। y का वैल्यू आएगा k प्लस, यहां से यहां तक k हो गया, प्लस ये वाला r sin थीटा। ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो गई दोनों। अगेन थीटा इज द पैरामीटर हियर, दैट इज द मीनिंग ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। बोलो आगे चलूं क्या? यस सर। नेक्स्ट,
3 पॉइंट से हम हमेशा एक यूनिक सर्कल बना सकते हैं। 10th क्लास में थ्योरम था ये वाला। देयर विल ओनली बी वन सर्कल पॉसिबल टू पास थ्रू 3 नोन कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट से पास होने वाला हमेशा एक यूनिक सर्कल ही होगा। उसकी इक्वेशन अपन कैसे डिराइव करते हैं उसका प्रोसेस बता रहा हूं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने कोई भी एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल सपोज कर लिया। इसमें 3 चीजें हमारे पास अननोन है, एक तो g, एक f और एक c। जैसे ही हम इन 3 कांस्टेंट की वैल्यूज डाल देंगे हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा, फिक्स सर्कल यानी यूनिक सर्कल आ जाएगा। तो इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें गिवन है द सर्कल इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो अगर वो x1 y1 से सर्कल पास हो रहा है तो x1 y1 सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लिखेंगे रिलेशन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रिलेशन। सर्कल एक दूसरे पॉइंट x2, y2 से पास अगर हो रहा है तो उसके लिए भी एक और रिलेशन लिखेंगे। x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर 2gx2 2fy2 प्लस c 0। ये मैंने एक सेकेंड रिलेशन लिखा। If the circle is passing through the point x3 y3, then थर्ड रिलेशन लिखेंगे x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c 0। ये तीसरा रिलेशन आ गया। इन तीनों रिलेशंस को हम सॉल्व करके g, f और c की वैल्यूज निकालेंगे। g, f और c की वैल्यूज निकालने के लिए हम इन तीनों रिलेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो c हट जाएगा। g और f में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। वो g और f में एक लीनियर इक्वेशन देगा। सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से एक लीनियर इक्वेशन बनेगी g और c में। ये जो दो इक्वेशंस बन गई 4 और 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो g और f की वैल्यूज आ जाएगी क्योंकि लीनियर इक्वेशंस हैं। g और f की वैल्यूज निकालने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तीनों वैल्यूज डिराइव हो गई। उन तीनों वैल्यूज को जो हमने ओरिजिनल इक्वेशन सपोज किया है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। दैट इज हाउ we find the equation of a circle passing through 3 points. Of course यही एक मेथड नहीं है, डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, बट दिस इज a जनरल अप्रोच जो मैंने तुम लोगों को बताया है। आगे समझ में क्या सबको? ये हो गई हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब आगे प्रोसीड करते हैं। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। टेंजेंट नॉर्मल नेक्स्ट क्लास में लेंगे।
आज लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स ले लेते हैं ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. Lengths of intercepts on the axis. अगर मैंने सर्कल का इक्वेशन सपोज किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये कितना इंटरसेप्ट बनाएगा उसकी लेंथ हम निकालना चाह रहे हैं. दैट इज आवर टारगेट. तो लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डायग्रामेटिकली फर्स्ट. सपोज ये मैंने ऐसे सर्कल बना दिया जो मैंने ये सपोज किया हुआ है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. से दिस पॉइंट इज ए, x1, 0. दिस पॉइंट इज b, x2, 0. ये वाला हम c बोल देते हैं, y1, 0, और ये वाला पॉइंट d, y2, 0. पर्पस अपना क्या है? अपना पर्पस है ए बी का लेंथ निकालना. एक्स एक्सिस के ऊपर कितना इंटरसेप्ट बना रहा है सर्कल, ये निकालना है. दैट मीन्स x2 माइनस x1 का मॉड. एक तो ये डिराइव करना है हमें, और एक डिराइव करना है ये वाला लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द वाई एक्सिस, ये वाला. सो y2 माइनस y1 का मॉड चाहिए हमें. ये डिराइव करना है. दो चीजें डिराइव करनी है. एक का डेरिवेशन करेंगे, दूसरा वैसे लिख देंगे क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का डेरिवेशन है. करेक्ट. सर्कल की इक्वेशन मेरे को गिवन है, ये वाला सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0. एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है. इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, अगर मैं सर्कल की इक्वेशन को एक्स एक्सिस की इक्वेशन के साथ में सॉल्व करूंगा, एक्स एक्सिस तो पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन ये वाला है, सर्कल का इक्वेशन ये वाला है. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे को मिलना चाहिए. इंटरसेक्शन पॉइंट. कोई भी दो कर्व्स की इक्वेशन को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है दोनों इक्वेशंस के x और y को हम सेम सपोज करके चल रहे हैं. किसी भी दो इक्वेशंस के x और y को सेम सपोज करने का मतलब है कि वो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे दो लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है, यानी इसका xy और इसका xy को हम सेम लेके चल रहे हैं. ऐसे सपोज ये पैराबोला और ये एक लाइन हो गया. पैराबोला की इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, इसका मतलब दोनों के x और y को हम सेम लेके चल रहे हैं, तो वो दोनों जो है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देंगे. करेक्ट. यहां पर मुझे लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो लाइन की इक्वेशन में सर्कल की इक्वेशन के साथ में सॉल्व करूंगा. सो इफ आई सॉल्व y इज इक्वल टू 0 एंड दिस सर्कल टुगेदर, दोनों को एक साथ सॉल्व किया मैंने, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 को मैंने इसमें डाल दिया, तो मेरे को मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0. सॉल्व करने का कोई भी तरीका हो सकता है,
एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, या कुछ और भी तरीका, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मैंने सॉल्व किया, तो y इज इक्वल टू 0 डाल दिया यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x की टर्म्स में। यहां पर x के दो रूट्स हो जाएंगे, एक को मैंने x1 बोल दिया और एक को मैंने x2 बोल दिया। एक रूट x1 आ गया, दूसरा रूट x2 आ गया। y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही हमारे पास में। सो let x1 x2 be the roots of this equation. Let x1 comma x2 be the roots तो फिर यहां से हम x1 प्लस x2 निकालेंगे, माइनस का b बाई ए यानी माइनस का 2g, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, x1 इंटू x2 c बाई ए। हमारा टारगेट है x2 माइनस x1 का मॉड निकालना, तो वो यहां से निकालेंगे। सिंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस का 4x1 इंटू x2, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। आगे के यहां तक समझ में? सो पुट द वैल्यूज हियर, इंप्लाइज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4g स्क्वायर माइनस का 4c। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो x2 माइनस x1 का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ 4g स्क्वायर माइनस 4c। मॉड ले लेंगे, तो x2 माइनस x1 का मॉड आएगा, प्लस माइनस हट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। रेडिकल साइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट का लेंथ आ गया, 2 रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर इफ वी फाइंड cd यानी y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का मॉड आ जाएगा 2 रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट का लेंथ आ गया। बोलो अगर समझ में आ गया हो तो। यस, एनी डाउट? अरे यस नो तो करो। यस सर। आ गया समझ में? यस सर। सो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 का x इंटरसेप्ट आएगा 2 रूट g स्क्वायर माइनस c एंड y इंटरसेप्ट आएगा 2 रूट f स्क्वायर माइनस c। करेक्ट? अब एक बार मैं देख लेता हूं कि एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है। होल्ड करना 1 मिनट के लिए।
देखो इसमें सर्कल्स के नाम से कोई अलग चैप्टर नहीं दिया इन्होंने, कॉनिक सेक्शंस के नाम से ही दे दिया है, उसी में सब मिक्स कर दिया है, उसी में सर्कल दिया हुआ है और बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है। एक्सरसाइज 11.1 है इसमें, जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं 2 या 3 एग्जांपल्स ले लेता हूं। आज तुम लोगों को ये 11.1 कंप्लीट करना है। ठीक है, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, वो शायद एज एन अपेंडिक्स या सप्लीमेंट की तरह दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको भी देख लेना। कुछ है नहीं उसमें ज्यादा, बट अगर कोई एक्सरसाइज है तो सॉल्व कर लेना उसको। एक्सरसाइज 11.1, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 4th, ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर 1 1 है और रेडियस √2 है। अभी क्या बताऊं इसमें, तो h और k का वैल्यू 1 1 हो गया, r का वैल्यू √2 हो गया, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। फिनिश्ड। ओपन कर दो और आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें सेंटर और रेडियस निकलवाया है सर्कल का 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। इसका हमें सेंटर और रेडियस निकालना है सर्कल का। तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। उस फॉर्म में लाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यानी 1 बनाएंगे। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का हाफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। अब जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है, y का कोफिशिएंट 2f होता है। ठीक है, n कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। तो सेंटर आ जाएगा x के कोफिशिएंट के हाफ का नेगेटिव, इसका कोफिशिएंट ये वाला है, इसका हाफ करेंगे और नेगेटिव भी लेंगे, -g -f यानी 1/4। y के कोफिशिएंट का नेगेटिव का हाफ, y का कोफिशिएंट 0 है तो वो 0 ही आ जाएगा। रेडियस √g स्क्वायर, जी का मतलब होता है x के कोफिशिएंट का हाफ, 1/4 का स्क्वायर 1/16। f के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दैट इज 0, कांस्टेंट टर्म -c विच इज आल्सो 0, सो 1/4। क्वेश्चन खत्म हो गया। थ्योरी को अगर ठीक से समझा है तो 1-1 मिनट से ज्यादा की प्रॉब्लम्स नहीं है। 11th ले रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो 2,3 से पास हो रहा है, -1,1 से भी पास हो रहा है, एंड whose सेंटर लाइज ऑन द लाइन। कहीं पर कोई लाइन दिया हुआ है ऐसे हमको, इसके ऊपर इसका सेंटर लाई कर रहा है C, और इक्वेशन ऑफ द लाइन है x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। आगे क्या समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो ऐसा सर्कल है जो 2,3 एंड -1,1 से पास हो रहा है और जो सेंटर है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर है क्या?
Yes, sir. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखते हैं. Let the equation of the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c0. तीन कंडीशन चाहिए हमें gfc की वैल्यू निकालने के लिए. वो यहां दिया हुआ है, दो तो ये वाली है, 2,3 से पास कराओ तो 4 + 9 + 4g + 6f + c0. ठीक है, दिस इंप्लाइज, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं, 4g + 6f + c + 13 = 0. फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकेंड इक्वेशन, -1, 1 से पास कराओ तो 1 + 1 2 आ जाएगा, माइनस का 2g आएगा, प्लस का 2f आएगा, प्लस का c + 2 = 0. ये सेकेंड इक्वेशन आ गया. करेक्ट. सेंटर होता है -g -f, तो -g, -f इसके ऊपर लाई करेगा, -g -f लिखेंगे तो 3f -11 = 0. थर्ड इक्वेशन. इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके g, f और c की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे. फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल इंप्लाई 6 × g + 4 × f + 11 = 0. दैट मीन्स बस यही एक रिलेशन आ गया. फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं इसको. करेक्ट. दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, थर्ड एंड फोर्थ. लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है क्या सबको? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना? Yes, sir. हाँ, तो 3 और 4 को सॉल्व करके g और f का वैल्यू निकालेंगे. g और f का वैल्यू निकाल के फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक में डाल देंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा. g, f और c तीनों का वैल्यू निकाल लिया तो इस इक्वेशन में डाल दो, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गया. आगे क्या समझ में? हेलो. Yes, sir. एक और क्वेश्चन ले लेता हूं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2, 2 एंड पास थ्रू द पॉइंट 4, 5. 14th क्वेश्चन है. एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर 2, 2 है और 4, 5 से पास हो रहा है. सर्कल की इक्वेशन निकालने का मतलब सेंटर और रेडियस चाहिए. सेंटर तो पता ही है हमारे को, रेडियस भी पता लग गया. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ये हमारे पास रेडियस आ गया. तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r². बस खत्म हो गया क्वेश्चन. आगे क्या समझ में? यस सर. ठीक है, Yes, sir. तो ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट करना है आज, है ना. थ्योरी को अच्छी तरह से पहले रिवाइज करना है और उसके बाद ही प्रॉब्लम्स को ट्राई करना है. ओके. अभी एनसीईआरटी में तो खत्म हो चुका है, जेई के लिए तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो अभी तो बहुत काम करना है हमें. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, Good sir. night. Bye bye. Thank you, sir. Good night.